प्रिय छात्रों नमस्कार। मैं गोविंद सर टीजीटी, पीजीटी और यूजीसी कक्षा का आज हम तीसरा वीडियो आपके सामने ला रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है हिंदी साहित्य का आरंभ तथा हिंदी का पहला कवि और पहली रचना। इन सब बिंदुओं पे आज हम चर्चा करेंगे। यहाँ से कई प्रश्न जो परीक्षाओं में बनते हैं कि अपभ्रंश का समय क्या है, किसने उत्तर अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहा तथा हिंदी का पहला कवि जो सराफा को माना जाता है, सराफा को किसने पहला कवि माना, आज बिंदुओं पे हम चर्चा करेंगे। आप लोगों से एक अनुरोध है, आप लोग हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए और जो भी आपके हित दोस्त मित्र टीजीटी, पीजीटी, टेट, सुपर टेट आज की जो भी तैयारी करते हैं उनसे बोलिए कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यह चैनल पूर्णतः निःशुल्क चैनल है और आप लोग जब हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में सब्सक्राइब करेंगे तो हमारा हौसला भी बढ़ता रहेगा ताकि हम आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो ला सकें। आइए हम शुरू करते हैं कि हिंदी साहित्य का आरंभ कहाँ से माना जाए। तो हिंदी साहित्य के आरंभ का प्रश्न भाषा के आरंभ से जुड़ा हुआ है। हिंदी साहित्य के आरंभ का प्रश्न कहां से जुड़ा हुआ है? भाषा के आरंभ से जुड़ा हुआ है। कुछ विद्वानों ने उत्तर अपभ्रंश को पुरानी हिंदी माना। किसे? उत्तर अपभ्रंश को पुरानी हिंदी माना। अब एक प्रश्न यहां से पूछा जाता है कि सर्वप्रथम किसने उत्तर अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहा? तो सर्वप्रथम चंद्रधर शर्मा गुलेरी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी पहले विद्वान हैं जिसने उत्तर अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहे। आचार्य शुक्ल जी कहते हैं जैसे उस समय गाथा कहने से प्राकृत का बोध होता है, वैसे दूहा या दोहा कहने से अपभ्रंश का बोध होता है। ये पूछा जाता है कि गाथा कहने से किसका बोध होता है? तो गाथा कहने से प्राकृत का बोध, उसी प्रकार दोहा या दुहा कहने से किसका बोध होता है? अपभ्रंश का होता है। इसे अपभ्रंश को शुक्ल जी प्रचलित काव्य भाषा भी कहे हैं। क्या कहे हैं? प्रचलित काव्य भाषा। आगे चल के राहुल सांकृत्यायन जी भी यही बात कहते हैं कि उत्तर अपभ्रंश ही पुरानी हिंदी है, जिसका समर्थन रामकुमार वर्मा और डॉक्टर नगेंद्र भी करते हैं। शुक्ल जी कहते हैं कि हिंदी की पुरानी पद्यों का नमूना बौद्ध मार्गी संतों की रचनाओं में देखने को मिलता है।
भोला शंकर व्यास जी क्या कहें? भोला शंकर व्यास ने हिंदी के आरंभिक रूप को अवहट्ठ नाम दिया। बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि किसने हिंदी के आरंभिक रूप को अवहट्ठ कहा? तो भोला शंकर व्यास ने हिंदी के आरंभिक रूप को क्या कहें? अवहट्ठ कहें। अब बात आता है कि अपभ्रंश का समय क्या माना जाए। ये प्रश्न परीक्षा में पूछा जा चुका है। तो अपभ्रंश का समय यदि देखा जाए तो 7वीं सदी माना जा सकता है। अपभ्रंश का समय 7वीं शताब्दी। क्यों? क्योंकि बौद्ध मार्गी जो सिद्ध थे, बौद्ध मार्गी सिद्ध, उनका समय ही 7वीं शताब्दी माना जाता है और यहीं से हिंदी साहित्य का आविर्भाव भी माना जाता है। तो यदि ये प्रश्न पूछे कि अपभ्रंश का समय क्या है, तो अपभ्रंश का समय 7वीं शताब्दी माना जाता है। आइए अब हम बात करते हैं कि हिंदी के पहले कवि कौन है। तो कुछ विद्वानों ने सरापा को पहला कवि माना, कुछ ने पुष्पदंत को पहला कवि माना, कुछ विद्वानों ने अब्दुल रहमान को पहला कवि माना। आइए हम चर्चा करते हैं कि किस विद्वान ने किसे हिंदी का पहला कवि माना। तो पहला नाम आता है हजारी प्रसाद द्विवेदी का। हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अब्दुल रहमान को पहला कवि माना। पहला कवि माना। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अब्दुल रहमान को पहला कवि माना। राहुल सांकृत्यायन ने किसे पहला कवि माना? सराहपा को पहला कवि माना। राहुल सांकृत्यायन किसे पहला कवि माने? सराहपा को। डॉक्टर नगेंद्र तथा राम कुमार वर्मा ने, इन दोनों ने भी सराहपा को पहला कवि माना। राम कुमार वर्मा स्वयंभू को अपभ्रंश का सबसे बड़ा कवि भी मानते हैं। अगला नाम गणपत चंद्र गुप्त। गणपत चंद्र गुप्त, इन्होंने शालिभद्र सूर्य को, शालिभद्र सूर्य को हिंदी का पहला कवि माना। किसे माने? शालिभद्र सूर्य को हिंदी का पहला कवि। शिव सिंह सेंगर, शिव सिंह सेंगर ने पुष्पदंत को पहला कवि माना। किसे? पुष्पदंत को पहला कवि माना। लेकिन बात आती है कि हिंदी का पहला कवि है कौन? तो वस्तुतः सरापा हिंदी के पहले कवि माने गए। कौन? सरापा हिंदी के पहले कवि।
और बात जब हिंदी की पहली रचना की आती है तो हिंदी की पहली रचना श्रावकाचार है। क्या है? श्रावकाचार। इसे लिखा कौन? देवसेन। देवसेन की एक रचना है श्रावकाचार। अब आपके मन में प्रश्न उठेगा कि जब हिंदी के पहले कवि सरापा हैं तो पहली रचना श्रावकाचार कैसे हो गई? देखिए, सरापा जो बौद्ध भिक्षु थे वज्रयानी शाखा के, इनके फुटकल पद ही मिलते हैं। इन्होंने कोई पुस्तकाकार ग्रंथ का निर्माण नहीं किया। सरापा की रचनाएं दोहा कोश में संकलित मिलती हैं। एक कुछ छिटपुट पद केवल कहें, लेकिन पहली बार अगर कोई विद्वान पुस्तकाकार ग्रंथ का निर्माण किया तो वो थे देवसेन। श्रावकाचार, इसमें 250 के आसपास दोहे हैं जिसमें श्रावक धर्म की चर्चा इस पे मिलती है। आप लोग इस चीज को लिखते रहिएगा। हिंदी का पहला कवि कौन है? हिंदी का पहला कवि जो सरापा को माना गया, और हिंदी की पहली रचना क्या है? देवसेन को। अब देखिए, यहां से भी प्रश्न पूछता है कि अब्दुल रहमान को किसने हिंदी का पहला कवि माना? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। सरापा को हिंदी का पहला कवि किसने माना? तो राहुल सांकृत्यायन ने। डॉक्टर नगेंद्र राम कुमार वर्मा किसे हिंदी का पहला कवि माने? तो सरापा को। इसको आप लोग निरंतर अभ्यास करते रहिए, ये चीजें याद हो जाएंगी। अब हम लोग शुरू करते हैं हिंदी साहित्य का पहला भाग, आदिकाल। आदिकाल। आदिकाल आचार्य शुक्ल के अनुसार यदि हम देखेंगे तो आदिकाल को आचार्य शुक्ल 4 प्रकरणों में बांटते हैं। कितने प्रकरण में? 4 प्रकरण में। प्रकरण 1, प्रकरण 2, प्रकरण 3 और प्रकरण 4। पहले प्रकरण में शुक्ल जी सामान्य परिचय देते हैं। सामान्य परिचय। और दूसरे प्रकरण में शुक्ल जी अपभ्रंश को रखते हैं। तीसरे प्रकरण में रासो साहित्य को, और प्रकरण 4 का नाम इन्होंने क्या दिया? फुटकल। ये तो सामान्य परिचय हो गया कि आदिकाल का। अब शुक्ल जी अपभ्रंश को 3 भागों में रखते हैं। सिद्ध, जैन और नाथ। प्रकरण 3 को रासो साहित्य और प्रकरण 4 फुटकल में ये रखते हैं विद्यापति और अमीर खुसरो को। और शुक्ल जी सिद्धनाथ जैन को क्या कहते हैं? सांप्रदायिक कोट की रचना मानते हैं। सांप्रदायिक रचना। क्यों? क्योंकि इन लोगों का उद्देश्य अपने संप्रदाय का प्रचार प्रसार करना था। और शुक्ल जी वास्तविक तौर पे यदि देखें तो रासो साहित्य से ही हिंदी साहित्य का आविर्भाव मानते हैं। शुक्ल जी लिखते हैं कि संवत 1050 से 1375 तक का समय आदिकाल का समय ये बताते हैं। संवत 1050 से 1375।
अब इसको अगर आपको ईस्वी में लाना हो तो आप 57 घटा दीजिए, जो बचेगा वो आपका क्या हो जाएगा, ईस्वी में हो जाएगा। ये तो था शुक्ल जी के अनुसार आदिकाल का वर्गीकरण। अब सिद्ध साहित्य में आपके सरापा, सवरपा, लुइपा, डोम्बिपा आदि लोग आ जाएंगे। इसमें स्वयंभू, पुष्पदंत इत्यादि, देवसेन, जिन धर्मसूर, जिन दत्तसूर इत्यादि कवि आ जाएंगे। और नाथों में गोरखनाथ और उनके सहयोगी आ जाएंगे। ये रासो साहित्य है, इसमें आपके जैसे चंद्रवरदाई, नरपतिनाल, जगन्नाथ भट्ट केदार, मधुकर कवि, दलपति विजय इत्यादि कवि इसमें आएंगे। अब आइए, ये तो था शुक्ल जी के अनुसार वर्गीकरण। अब हम देखते हैं कि गणपत चंद्र गुप्त के अनुसार। गणपत चंद्र गुप्त आजकाल को सिर्फ 3 कोटि में बांटते हैं। कितने कोटि में बांटते हैं? 3 भागों में। पहला है धर्माश्रित, दूसरे राज्याश्रित और तीसरा लोकाश्रित। धर्माश्रित में आपके कौन आ जाएंगे? सिद्ध, जैन, नाथ। राज्याश्रित में आपका रासो साहित्य आ जाएगा। रासो साहित्य, रासो साहित्य में आप देखेंगे किसी न किसी राजाओं के यशोगान का जो है चर्चा इसमें देखने को मिलता है। और लोकाश्रित में लोक कवि जिन्होंने जनता का मनोरंजन किया, वो कौन थे? अमीर खुसरो और विद्यापति। अब हम एक एक का वर्गीकरण कर लेते हैं। सिद्धों की संख्या कितनी थी? 84। नाथों की संख्या 9। जैन इसमें 24 तीर्थंकर थे। अब सबका तो नाम हमको लिखना नहीं है। अब इसमें हम देखेंगे सरापा, सवरपा, लुइपा, डोम्बिपा, कड़हपा। इसमें 3 स्त्रियां भी थीं, मणिभद्रपा, कनकलापा और लक्ष्मीकरा। लेकिन हम लोग इसी में से 3-4 जो है कवियों को हम पढ़ेंगे। जैन साहित्य में इसी प्रकार स्वयंभू, पुष्पदंत, धनपाल, देवसेन, सारिभद्र सूर्य, आसव, जिनधर्म सूर्य, जिनदत्त सूर्य, विजय सेन सूर्य
जो इंदु या जोगेंद्र भी इसे कहते हैं। राम सिंह, हेमचंद, मेरुतुंग, सुमतिगण, सोम प्रभु सूर्य, ये हैं जैन साहित्य में। इतने लोगों को हम पढ़ेंगे। बाकी नाथ साहित्य में गोरखनाथ का नाम इसमें आता है। गोरखनाथ, आदिनाथ, मत्स्येंद्रनाथ, चपटनाथ, चौरंगीनाथ, गहरीनाथ, गोपीचंद, जलंधरनाथ और भर्तृनाथ, इन लोगों का नाम आ जाता है। इतने कवियों को हमको पढ़ना है। अब हम देखेंगे कि रासो साहित्य में जो हमारे कवि हैं वो हैं दलपति विजय, दलपति विजय, नरपति नाल है, जगनिक, भट्ट केदार, मधुकर कवि, चंदवरदाई, नल्ल सिंह, सारंगधर, और इसमें विद्यापति भी आते हैं। क्योंकि इनकी जो कीर्तिलता और कीर्ति पताका दो रचनाएं हैं, ये राज्याश्रित कोटि की रचनाएं आती हैं। बाकी लोकाश्रित में अमीर खुसरो, विद्यापति और कुछ इसमें संत कवि भी आते हैं, जैसे नामदेव भी इसमें आते हैं। तो आज काल में हमको इन्हीं कवियों पे चर्चा करनी है। सिद्ध, नाथ, जैन, रासो साहित्य और लोकाश्रित कवि। अब आप अच्छे से समझ गए होंगे कि कौन से कवि धर्माश्रित हैं, कौन से कवि राज्याश्रित हैं और कौन से कवि लोकाश्रित हैं। जिन कवियों ने एक धर्म विशेष का प्रचार किया उन्हें हम नहीं गणपति, चंद्रगुप्त राज्य धर्माश्रित कवि कहें। क्योंकि सिद्ध अपने धर्म का प्रचार, जैन अपने धर्म का प्रचार और नाथ संप्रदाय के लोग अपने धर्म का प्रचार प्रसार जो है करते थे। और राज्याश्रित कवि राजाओं का यशोगान। आप देखते हैं कि आज काल की सबसे प्रमुख विशेषता यही है कि राजाओं का यशोगान, झूठा यशोगान। जैसे आप देखेंगे जो पृथ्वीराज रासो, विजयपाल रासो, विशलदेव रासो, जयचंद्र प्रकाश, जय मयंक जस चंद्रिका आदि रचनाएं ऐसी हैं जिसमें राजाओं का यशोगान देखने को मिलता है। और लोकाश्रित ऐसे कवि हैं जिन्होंने पहली बार अपनी रचनाओं के माध्यम से लोक को यानी पूरे जन समूह का ध्यान अपनी ओर आकृष्ट किया। जैसे अमीर खुसरो की पहेलियां और मुकरियां उस समय खूब प्रचलित हुई। जैसे बहुत सारी इसकी पहेलियां हैं। आप देखेंगे, एक नार दो को ले
बिरहो के बिल में बैठी जिस पे बैठे वही सुहाए, खुसरो उस पे बलि बलि जाए। एक नार ने अचरज किया, सांप मार पिंजरे में दिया। ज्यों ज्यों सांप ताल को खाए, सूखे ताल सांप मर जाए। ऐसी पहेलियां और मुकरियां ये लोक में खूब प्रचलित हुई। उसी प्रकार विद्यापति की पदावली भी खूब चर्चित हुई। तो आज का वीडियो हम आजकल के वर्गीकरण पर ही रोकते हैं। कल की वीडियो में हम सिद्धों पे, जैन पे, नाथ पे एक धर्माश्रित पे 3 वीडियो, राज्याश्रित पे 1 वीडियो और लोकाश्रित पे 1 वीडियो, यानी 5 से 6 पार्ट में हम आदिकाल को कवर जो है करेंगे। जब देखिए हिंदी साहित्य तैयार करने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप उसको बांट लीजिए अलग अलग हिस्सों में। जैसे हम आपको बांट दिए हैं, आप सभी कवियों का नाम लिख लीजिएगा ध्यान से, जिससे आपको समझ में आ जाए कि सिद्धों में कौन आते हैं, जैनों में कौन आते हैं, नाथों में कौन आते हैं। ये देखिए यहां तक तो आते हैं जैन में, ये नाथ हैं, ये सिद्ध हैं, ये राजाश्रित कवि हैं जो किसी राजाओं के दरबारी थे, जिन्हें हम दरबारी कवि भी कहते हैं। फिर ये लोग आश्रित कवि हैं। तो कल हम चर्चा करेंगे सिद्ध साहित्य पे। यदि आपको हमारा चैनल, हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए।